In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग दूसरी किस्म का जो बिज़नेस होता है जिसे पार्टनरशिप कहते हैं, पहली किस्म सोल प्रोप्राइटरशिप है जो हमने क्लास 11 के अंदर पढ़ी थी। तो जो सेकंड फॉर्म ऑफ बिज़नेस है जिसमें पार्टनरशिप का बिज़नेस होता है, उसके अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं वो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि पार्टनरशिप का बिज़नेस होता क्या है और उनको कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। आज के इस लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं और फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का लेक्चर सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपनी जानकारी हासिल कर सकेंगे, जिसमें सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप की करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनर किसको कहते हैं और कितनी किस्म के पार्टनर्स हो सकते हैं, फर्म की रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या ज़रूरी है या नहीं है, कैपिटल अकाउंट्स किस किस्म के होते हैं और उन्हें कैसे मेंटेन किया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये हमारा फंडामेंटल्स का चैप्टर है और बेसिक्स जितने अच्छे आपके होंगे उतनी ही अच्छे आप लोग पार्टनरशिप के अकाउंट्स के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टनरशिप किस कारोबार को कहते होते हैं। तो ये हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, उसका सेक्शन 4 इसकी डेफिनेशन देता है और वो डेफिनेशन इंतहाई ईजी और उसमें एक एक चीज़ आ जाती है। जैसे ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स, यहाँ पे देखें पर्सन नहीं है, पर्सन्स। पर्सन्स जब होगा तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा, यानी कम से कम दो लोग मिलकर उनका एक आपस में बाहमी ताल्लुक़ है, हु हैव एग्रीड, जो मुत्तफिक हो चुके हैं, टू शेयर द प्रॉफिट, के वो प्रॉफिट को बांटेंगे, ऑफ बिजनेस, एक कारोबार के, कैरीड ऑन बाय ऑल, हो सकता है कि वो कारोबार सब मिल के कर रहे हों, यानी सारे लोग एक्टिव रोल प्ले कर रहे हों, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या ये भी हो सकता है कि बाकी सब लोग का रोल जो है वो एक्टिव ना हो और एक शख्स जो है वो उनकी जगह पे एक्टिव रोल प्ले कर रहा हो। तो पार्टनरशिप एक ऐसा कारोबार हुआ जिसमें कम से कम दो लोग आपस में मिलते हैं और वो एग्री हो जाते हैं कि हम इस शरह से प्रॉफिट को बांटेंगे। किसके प्रॉफिट को? किसी भी बिज़नेस के, और वो बिज़नेस जो है वो सारे लोग मिलके भी चला सकते हैं और उनकी जगह पर कोई एक शख्स भी चला सकता है। तो ये हमारी डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। अगर हम पार्टनरशिप की जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स हैं उस पर बात करें तो ये कुछ उसकी जनरल फीचर्स हैं। नंबर 1, मिनिमम पार्टनर्स की तादाद 2 होगी, 2 से कम नहीं हो सकते। एक होगा तो वो सोल ट्रेडर बन जाएगा, तो मिनिमम 2 है, और मैक्सिमम तादाद जो है वो 50 तक जाएगी। अब इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लें कि एक चीज़, कि ये जो मैक्सिमम तादाद है इसका जिक्र पार्टनरशिप एक्ट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको इसका जिक्र कहीं भी नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप एक्ट जस्ट ये बताता है कि कम से कम 2 लोग होंगे और वो मिलके अपना बिजनेस कर रहे होंगे। जो मैक्सिमम तादाद है वो हमें कंपनीज़ का जो बिज़नेस रूल 2014 का है उससे हमें मिलती है। वो हमें बताता है कि 50 से ज़्यादा होंगे तो वो कंपनीज़ का बिज़नेस करेंगे और 50 तक जो है वो पार्टनरशिप का बिज़नेस कहलाएगी। अगर कोई भी फर्म इस लिमिट से पीछे रहते हैं या इसको क्रॉस करते हैं तो वो एक इलीगल पार्टनरशिप होगी। मतलब 51 हो जाते हैं या 1 हो जाता है तो वो पार्टनरशिप लीगल नहीं रहेगी। तो ये पहला उसका फीचर है कि पार्टनर्स की तादाद कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50। और ये भी बात याद रखें, आपसे कहीं भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये 50 का जिक्र कहाँ पर है, तो वो आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसका जिक्र नहीं है। सेकंड वन, देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के दरमियान में कोई एग्रीमेंट होता है, वो रिटर्न भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है। और वो एग्रीमेंट क्या है? दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। वो दरमियाना सा कोई रास्ता, एक सारे लोग जिस पे मुत्तफिक होते हैं वो एक स्केच ड्रा कर लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो लिख लेते हैं कि इसके तहत हमारा ये बिज़नेस चलेगा और इस तरीके से हम आपस में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तीसरा है कि वो जो कारोबार कर रहे हैं वो एक लीगल एक्टिविटी। आपने डेफिनेशन में पढ़ा
कि वो एक बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस हमेशा एक लीगल एक्टिविटी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिले और वो कहें कि हम लोग स्मगलिंग का बिज़नेस करेंगे, तो ये इलीगल है और ये लीगल एक्टिविटी नहीं है, तो ये बिज़नेस भी नहीं होगा। चौथे नंबर पर कि वो सारे लोग मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल, सारे लोग एक्टिव रोल प्ले कर रहे होंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक उन सब के बिहाफ पे काम कर रहा होगा, यानी किसी ना किसी एक को एक्टिव पार्टनर होना ज़रूरी होगा उसमें। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड। जिस तरह सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी हमने देखी थी कि वो अनलिमिटेड होती है। अगर बिज़नेस जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाता है तो उसके जो ज़ाती असासे होते हैं वो भी सेल आउट करके उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पे ऑफ की जाती हैं। सेम इसी तरीके से अगर पार्टनरशिप में बिज़नेस जो है वो खसारे में चला जाता है और वो बंद करना पड़ता है तो उनके ज़ाती असासों से भी वो लाइबिलिटी पे की जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ एक समझने वाली है कि कानून की नज़र में पार्टनरशिप क्या है और हमारे पास बिज़नेस या अकाउंट्स की फॉर्म में उसकी नज़र में क्या है। लॉ कहता है कि पार्टनर और फर्म जो हैं वो अलग अलग नहीं हैं, सेपरेट एंटिटीज़ नहीं हैं। बिज़नेस जो उनका फर्म है और जो पार्टनर है वो दोनों सेम है। अगर बिज़नेस ने लोन लिया तो इसका मतलब है पार्टनर ने लोन लिया हुआ है, पार्टनर ने लोन लिया तो इसका मतलब है बिज़नेस ने लोन लिया हुआ है। तो कानून की नज़र में दोनों जो है वो सेपरेट नहीं है बल्कि सेम एंटिटीज़ हैं। जबकि अकाउंट्स को जब हम डील कर रहे होंगे तो हम पार्टनर को, आपको पता ही है कि जो ऑनर होता है उसको हम लोग सेपरेट एंटिटी है, ये हमारा कंसेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कि ऑनर एक अलग चीज़ एंटिटी रखता है और बिज़नेस जो है वो एक अलग एंटिटी रखता है। इसके बाद हमारे पास आखिरी एक जर्नल सी इसका फीचर ये होता है कि पार्टनरशिप टर्मिनेट्स, ख़त्म हो जाएगी। पार्टनरशिप का बिज़नेस जो है वो पहले वाला ख़त्म तस्वर होगा कानून की नज़र में। वैन एवर देयर इज़ एन चेंज इन डीड और कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी इस एग्रीमेंट के किसी शिक के अंदर कोई तब्दीली करेंगे, कोई शिक इजाफा करेंगे, कोई कम करेंगे, किसी में कोई चेंज लेकर आएंगे, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग का फार्मूला चेंज कर लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आने से पार्टनरशिप पहले वाली जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी और वो जो चेंज होने के बाद जो है वो हमारे पास एग्रीमेंट आएगा, वो एक नई पार्टनरशिप का इंदिया दे रहा होगा कि एक नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की बात अभी फीचर्स पढ़ते हुए भी हो गई है कि पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के दरमियान में, जो उनके दरमियान एक कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर आता है। पार्टनरशिप डीड इसको आर्टिकल भी कहते हैं, आर्टिकल ऑफ फर्म, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म भी कहते हैं, आइन भी उसका ये कहलाता है। तो पार्टनरशिप डीड हो या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो, ये एक ही चीज़ है। तो ये एक एग्रीमेंट है जिसके तहत बिजनेस चल रहा होता है। ये मैंने बताया कि रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। बाद वक़्त लोग मिल के आपस में ज़बानी दोस्त मिल के बिज़नेस शुरू करते हैं तो ज़बानी टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लेते हैं, तब भी ठीक है। और बाद वक़्त ऐसे होता है कि लोग मिलते हैं और कहते हैं कि बाद में किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट ना बने तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको एक पेपर पर लिखा जाए और उस पर सारे पार्टनर्स अपने साइन करते हैं ताकि कल को कोई शख्स उससे डेविएट ना करे, और वो एक रिटन फॉर्म में जो एग्रीमेंट होता है उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड का नाम देते होते हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं जिसके तहत बिज़नेस ने चलना है। अच्छा, अब हम जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो किस्म के सिनेरियोज़ आ सकते हैं। एक ये आ सकता है कि जो है वो पार्टनरशिप डीड इज़ अवेलेबल, और एक ये आ सकता है कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, उनके दरमियान किसी किस्म का कोई मुआहदा ना लिखा हुआ आया ना ज़बानी उन्होंने आपस में तय की है। तो दोनों सिनेरियो में किस तरीके से हम लोग चलेंगे वो हम देख लेते हैं। इफ़ डीड इज़ अवेलेबल, और अगर डीड जो है नॉट अवेलेबल, तो दोनों सूरतों में हमने कैसे लेके चलना है।
अगर तो पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है तो हमने उनसे, जिसका भी बिज़नेस के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होने हैं, हमने उनका वो पार्टनरशिप डीड मंगवा लेना है, एग्रीमेंट ले आएंगी, और जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होनी है उसके मुताबिक हमने उनके अकाउंट्स, उनके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, उसके हिस्से कर देने, उसके अकाउंट्स बना देने उन्हें। तो डीड अगर अवेलेबल है तो डीड में जैसा लिखा होगा वैसे हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूँ, डू एज डायरेक्टेड, यानी जैसे जो जो शराइत वो लिखेगा हम वो मानेंगे और उस पर काम करेंगे। वो कहेगा कि आपने अगर डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देंगे, अगर डीड में लिखा हुआ है कि ड्राइंग्स पे बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा, चार्ज करेंगे, अगर डीड में लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर ने अपने कैपिटल से एक्स्ट्रा अमाउंट बतौर लोन बिजनेस को दी है, उस पर 10% इंटरेस्ट देना है तो 10% इंटरेस्ट देंगे, अगर इस डीड में लिखा हुआ है कि किसी शख्स ने, किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा टाइम बिजनेस को दिया तो उसको सैलरी, बोनस या कमीशन मिलेगी तो हम देंगे, जिस रेट से लिखी होगी उस रेट से देंगे। अगर डीड में लिखा हुआ कि जो प्रॉफिट है उसमें से इतने % रिज़र्व क्रिएट करेंगे तो हम करेंगे रिज़र्व क्रिएट, यानी जैसे जैसे बात लिखी होगी वैसे वैसे करेंगे। अगर डीड अवेलेबल नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है कि हमने सिर्फ 2 काम करने और बाकी सारे काम हमने अज्यूम करने, क्योंकि डीड अवेलेबल नहीं है तो हमने ये अज्यूम करना है कि ऐसा कुछ भी तय नहीं पाया गया था और वो हमने कोई काम नहीं करना। वो जो करने वाले काम है वो ये है, नंबर 1 इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, चाहे किसी ने 5 लाख लगाया था, दूसरे ने 1 लाख लगाया था, तीसरे ने 2 लाख लगाया था कैपिटल में, लेकिन अगर डीड अवेलेबल नहीं है तो जितना प्रॉफिट आया है वो तीनों में बराबर बराबर तकसीम करेंगे। नंबर 2, लॉ उसको कहता है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस पे करेगा 6% के हिसाब से। ये 6% पार्टनरशिप एक्ट कहता है उसको ये अलाउ करता है। अगर डीड में लिखा हुआ है कि 10% देना है तो हम फिर 6% को नहीं मानेंगे, हम फिर डीड को मानेंगे, वो डीड हमारे लिए अथेंटिक होगा। ये तब कंडीशन चलेगी जब हमारे पास डीड नहीं है, यानी अगर उनके दरमियान में कोई हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो हमने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके, अगर पार्टनर का लोन है तो 6% दे के काम ख़त्म। इसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह सकता है कि उसका ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, रिजर्व्स वगैरह जो है वो मेंटेन नहीं करेंगे, किसी किस्म की सैलरी, कमीशन वगैरह पार्टनर को नहीं पे करेंगे अगर वो एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा है तो। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है, हमें नहीं पता कि उनके दरमियान में ऐसा कुछ तय हुआ था, हमने यही अज्यूम करना है कि ऐसा उनके दरमियान में कोई चीज़ तय नहीं हुई थी। तो आपको इसकी समझ आ गई कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ये एक मुआहदा होता है इनके दरमियान में, और अगर मुआहदा अवेलेबल है तो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हुए मुआहदे को फॉलो करेंगे, अगर मुआहदा अवेलेबल नहीं है तो फिर हमने ये 2 काम करने हैं, प्रॉफिट को मसावी तकसीम करके पार्टनर के लोन पे 6% इंटरेस्ट देना है, बाकी किसी किस्म का कोई काम हम नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाता है पार्टनर्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स हमारे पास, इसको देख लेते हैं। अब आपको पार्टनरशिप का बिज़नेस पढ़ते हुए जितना एक हिस्सा हमने पढ़ लिया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पार्टनर किसको कहते हैं। पार्टनर हर वो शख्स जो पार्टनरशिप के बिज़नेस में आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, पार्टनर कहलाता होता है। कोई भी शख्स जो पार्टनरशिप का बिज़नेस कर रहा है वो क्या कहलाएगा, पार्टनर कहलाएगा। अब पार्टनर जो है उस कौन कौन शख्स जो है वो पार्टनर हो सकता है, या कानून किस किस शख्स को इजाज़त देता है कि वो पार्टनरशिप का बिज़नेस कर सकते हैं और किस किस को इजाज़त नहीं देता। हर वो शख्स जो ज़ी शऊर है और 18 साल से बड़ा है वो पार्टनरशिप का बिज़नेस कर सकता है। किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है, किसी किस्म का कोई और क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी एक्सेप्शन हैं कि किस किस शख्स पे एक्सेप्शन है कि जो, यानी हम कह सकते हैं कि एनीवन कैन बी पार्टनर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट। अब वो एक्सेप्शन क्या है वो देख लेते हैं। नंबर 1, पहली एक्सेप्शन ये है, माइनर नाउ
दूसरी एक्सेप्शन क्या है? अनसाउंड माइंडेड पर्सन ना हो। तीसरी एक्सेप्शन क्या है? डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, कानून ने उसे डिसक्वालीफाई ना किया हो। चौथी एक्सेप्शन क्या है? बैंकक्रप्ट ना हो। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जो पार्टनरशिप के बिजनेस में नहीं आ सकते, बाकी हर कोई आ सकता है। 18 साल से कम वाला नहीं आ सकता, ज़हनी तवाज़ुन जिसका ख़राब है, मेंटली रिटार्डेड पर्सन नहीं आ सकता पार्टनरशिप के बिजनेस में, और कानून की नज़र में जो बिगोड़ा है, जिसे कानून ने डिसक्वालीफाई कर दिया हुआ है, वो भी बिज़नेस में नहीं आ सकता। और बैंकक्रप्ट जो बंदा होगा, दिवालिया होगा, वो भी शख्स बिज़नेस में, पार्टनरशिप के बिज़नेस में नहीं आ सकता। इसके अलावा हर कोई आ सकता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, पार्टनर्स कितनी किस्म के होते हैं, तो चंद चीदा इकसाम जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे जनरल पार्टनर। अब जनरल पार्टनर क्या होता है? जनरल पार्टनर एक, जिस तरह पता चल रहा है नाम से, आम पार्टनर। एक आम पार्टनर कौन होता है? जो पैसा भी इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम भी देता है, एक्टिव रोल भी प्ले करता है और सारी भाग दौड़ एडमिनिस्ट्रेशन की संभालता है, वो एक जनरल पार्टनर है। और इसकी निशानदेही कैसे होगी कि ये वाला पार्टनर जनरल पार्टनर है? हर वो पार्टनर जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, उसे हम कहेंगे कि ये जनरल पार्टनर है। इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होगी कि इसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी अनलिमिटेड होने के साथ इसके जो राइट्स हैं वो भी लामहदूद हो जाते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख सकता है, ये डिसीजन मेकिंग भी करता है, ये अकाउंट्स भी देखता है, ये सारे काम जो है वो बिज़नेस के देख सकता है, इसको ये सारे हकूक़ हासिल होते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं लिमिटेड पार्टनर्स। जैसे नाम से जाहिर है, अब लिमिटेड पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो कहता है कि मैं तो अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं तो अपना ज़ाती मकान इस रिस्क पे नहीं लगा सकता, मैंने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया मैं सिर्फ उतना ही रिस्क ले सकता हूँ, जितनी अमाउंट उसने इन्वेस्ट कर रखी है इसकी लायबिलिटी वहाँ तक महदूद हो जाती है, वहाँ तक लिमिटेड हो जाती है, इसलिए इसको लिमिटेड पार्टनर कहते होते हैं। इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी। अब अगर इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है तो इसके राइट्स भी लिमिटेड हो जाते हैं। ये शख्स डिसीजन मेकिंग में उस तरीके से एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकता। ये शख्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक तो कर सकता है, लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई तजावीज़, सजेशन तो दे सकता है, मगर डिसीजन की हद तक जो है वो रोल अपना प्ले नहीं कर सकता, एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकता। तीसरी किस्म, इसी में से जो है वो इकसाम निकाल सकते हैं हम कि एक एक्टिव पार्टनर भी होते हैं। एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं? जो एक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिनका काम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सारी भाग दौड़ संभालना है। जो एक्टिव नहीं होते उनको हम डॉर्मेंट पार्टनर्स कहते होते हैं। ऐसे पार्टनर जो एक्टिव नहीं होते, नॉन एक्टिव रोल इनका होता है। ये पैसा लगाते हैं और ख़ामोशी से सो जाते हैं, सिर्फ प्रॉफिट लेते हैं, लॉस में शेयरिंग हुई तो वो आ गया, प्रॉफिट हुआ तो उसमें शेयरिंग मिल गई, बस पैसा इन्होंने लगाया और सुकून से बैठते हैं। ये डॉर्मेंट होते हैं। इनको स्लीपिंग पार्टनर भी दूसरा नाम इसका, डॉर्मेंट की जगह पे स्लीपिंग पार्टनर भी इसको हम कह सकते हैं, कि ये पैसा लगाने के बाद सो जाते हैं। रियल में नहीं सोते, मगर चूँकि एक्टिव नहीं होते तो वो सोया हुआ ही होगा। जैसे कुछ बच्चे क्लास में एक्टिव नहीं होते तो वो सोए हुए स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद माइनर पार्टनर। अब मैंने यहाँ पे माइनर पार्टनर लिखा है तो कुछ बच्चों के ज़हन में फ़ौरन से क्वेश्चन जाएगा कि अभी तो यहाँ लिखा गया था कि माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, तो यहाँ पे फिर माइनर पार्टनर उसकी किस्म भी बना दी है। जी, माइनर जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता, इसको कानून इजाज़त नहीं देता। क्यों? क्योंकि बीइंग पार्टनर वो हिस्सेदार होता है, ना सिर्फ प्रॉफिट में बल्कि लॉस में भी हिस्सेदार होता है। जबकि माइनर पार्टनर को अगर हम किसी मजबूरी के तहत माइनर को पार्टनर लेना पड़े तो हम इसे कहते होते हैं कि ये सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, ये लॉस शेयर नहीं करेगा। लेस देन 18 इसकी एज होती है,
लेस देन 18 ईयर होता है, और शेयर करता है प्रॉफिट ओनली। अच्छा, क्या ये सहूलत सिर्फ माइनर तक अवेलेबल है? नहीं, कुछ 18 साल से बड़ी उम्र के जो पार्टनर हैं वो भी जो है वो कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, बतौर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिज़नेस में, मगर वो इस टर्म्स पे आते हैं, वो कहते हैं कि हम सिर्फ प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे, लॉस होगा तो हमारा किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मजबूरी में जब हमें पैसे चाहिए होते हैं तो हमें ऐसे लोग भी पार्टनर के तौर पर लेने पड़ सकते हैं। तो ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये सिर्फ प्रॉफिट के हिस्सेदार होते हैं, वैसे इनका ये लॉस में हिस्सा नहीं लेते। एक और किस्म होती है सब पार्टनर। अब सब पार्टनर क्या होता है कि मैं अगर किसी फर्म में बतौर पार्टनर हूँ और मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, अब मैं एक थर्ड पर्सन को कहता हूँ कि 10 लाख मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से मुझे प्रॉफिट भी आता है, आप ऐसा करो 5 लाख मुझे दे दो, तो वो जो 10 मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें 5 आपका हो गया, 5 मेरा हो गया, जो मेरे हिस्से में प्रॉफिट आएगा वो हम दोनों आपस में आधा आधा कर लेंगे। तो इस सूरत में जो थर्ड पर्सन था जिसके साथ मैंने एग्रीमेंट की है वो अब उस बिज़नेस का सब पार्टनर बन जाएगा। तो ये हमने पार्टनर के बारे में पढ़ा कि पार्टनर होता क्या है और आम तौर पर पार्टनर की इकसाम कौन कौन सी हो सकती हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म से क्या मुराद है, या रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म क्या ज़रूरी होती है या नहीं होती। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म से क्या मुराद है, जैसे नाम से जाहिर है कि अगर बिज़नेस को कानूनी करवाना हो, लीगल, वैसे भी लीगल एक्टिविटी तो लीगल ही होती है, लेकिन अगर कल को किसी भी डिस्प्यूट की सूरत में हमें कोर्ट वगैरह का सहारा लेना पड़े, प्रोटेक्शन लेनी पड़े, लीगल प्रोटेक्शन लेनी पड़े, तो फिर उस बिज़नेस को रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म जो होती है ये ऑप्शनल होती है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो लोग अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा लेते हैं उनको एक सर्टन बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें से एक बेनिफिट जो उनका गुडविल है, उनका नाम है, वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड बिज़नेस का नाम जो है, जो उनकी नेक नामी है, जो गुडविल है, गुडविल एक बहुत बड़ा एसेट है, तो वो कोई दूसरा शख्स चोरी नहीं करेगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई शख्स आपके साथ मुआहदा हुआ था सप्लायर के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो उस मुआहदे से डेविएशन करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, तो आप उसके ख़िलाफ़ लीगल सूट भी दायर कर सकते हैं और उसको कानूनी तौर पे अदालत में भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी आपका नाम भी चोरी कर सकता है, आपकी नेक नामी आप ही की नाम से किसी और जगह पे ब्रांच ओपन कर सकता है, और आप अगर कोई शख्स आपके साथ मुआहदा करके उससे मुनहरिफ होता है तो आप उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कानूनी चाराजोई भी नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो पार्टनर्स के अकाउंट होते हैं, जिन्हें हम कैपिटल अकाउंट्स कहते हैं। ये किस तरह से होते हैं कैपिटल अकाउंट्स? जो पार्टनर का सरमाया होता है वो उसका कैपिटल होता है, और कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके यहाँ पे हमारे पास हो सकते हैं। एक तरीका फ्लक्चुएटिंग होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग जैसे नाम से जाहिर है कि अगर फ्लक्चुएटिंग का मतलब है तब्दीली आना, कैपिटल तब्दील होता रहता है। मिसाल के तौर पर जब बिज़नेस शुरू हुआ तो 3 लोगों ने लाख लाख रुपए से बिज़नेस शुरू किया। अब 4-5 साल गुजर गया, क्या वो लाख लाख रुपए से ही शो हो रहे होंगे? नहीं,
उन 5 साल के दौरान जो प्रॉफिट्स हुए वो उसमें जमा होते रहे, जो लॉसेस हुए वो उसमें से माइनस होते रहे, जो ड्राइंग्स की उन्होंने वो माइनस होती रही, जो इंटरेस्ट वगैरह लगे वो ऐड होते रहे, ड्राइंग्स पे लगे इंटरेस्ट माइनस होते रहे। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होगा कि जो चेंजिंग आ रही हैं कैपिटल की वो मेन कैपिटल अकाउंट के अंदर चेंजिंग आ रही होंगी और कैपिटल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद नहीं रहेगा। इसका एक डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर कोई भी शख्स पैसे निकलवाना शुरू करता है ड्राइंग्स की शक्ल में और वो अपनी ड्राइंग्स इतनी ज़्यादा कर लेता है कि जो ओरिजिनल अमाउंट उसने इन्वेस्ट की हुई थी लाख रुपया, वो उसमें से भी कुछ पैसे निकलवा लेता है और 70,000 रुपये रह जाता है, तो 30,000 का जो कैपिटल है वो डिप्लीट हो गया। तो कैपिटल डिप्लीशन अगर हो रही होती है तो वो भी उस पर चेक एंड बैलेंस यहाँ पे रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो उसी कैपिटल के अंदर वो माइनस में, बाद औक़ात ऐसे होता है कि वो कैपिटल जो उसने ओरिजिनल अमाउंट थी उसमें से भी पैसे निकलना शुरू हो जाते हैं। फिक्स कैपिटल जब होता है तो इसमें हम क्या काम करते होते हैं, इसमें दो अकाउंट मज़ीद मेंटेन करते होते हैं। जो पार्टनर के कैपिटल होते हैं वो अलग से रखे जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उनके पार्टनर के करंट अकाउंट अलग से खोले जाते हैं, करंट अकाउंट्स। जो ओरिजिनल अमाउंट होती है जो उन्होंने शुरू में इन्वेस्ट कर रखी थी वो उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती। समझो उन्होंने शुरू में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, वो 1-1 लाख रुपए यहाँ पे फिक्स है। अब जो उन 5 साल के अंदर जो हमने पिछली एग्जांपल ली, जो प्लस माइनस होते रहे, जो चेंजिंग आती रही, वो कहाँ पे आती है, वो उनके लिए हमने एक करंट अकाउंट उनके खोले होते हैं। जो भी चेंजेस हैं वो सारी इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। जो प्लस है जो माइनस है वो सारा इसके अंदर आ रहा होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि एक तो कैपिटल डिप्लीट नहीं होता, फ़ौरन चेक होता है कि जो यहाँ पे प्लस माइनस हुआ इसमें से वो शख्स अपने पैसे विड्रॉ कर सकता है, निकलवा सकता है, प्रॉफिट्स वगैरह जो है अपने, जो उसका कैपिटल है वो इंटैक्ट रहता होता है। तो कैपिटल इंटैक्ट रखने के लिए जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है इसको तरजीह दी जाती है, और फ्लक्चुएटिंग की सूरत में वो कैपिटल इंटैक्ट नहीं रहता बल्कि डिप्लीट होता है। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने के 2 तरीके होते हैं। आखिरी लर्निंग आउटकम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहाँ तक आपको पार्टनरशिप के बिज़नेस की समझ आ गई कि क्या चीज़ है। अब हम लोग यहाँ से फॉर्मली अपने अकाउंट्स की तरफ जाने लगे हैं, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा याद करेंगे कि जब हमने सोल ट्रेडर के अकाउंट्स बनाए थे तब हम क्या काम करते थे। एक सोल ट्रेडर का जब हम प्रॉफिट लॉस निकालते थे तो हमारा जो नुक्ता आगाज़ होता था, स्टार्टिंग पॉइंट होता था सोल ट्रेडर का, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या होता था अकाउंट्स का, वो होता था ट्रायल बैलेंस। याद है आप लोगों को? ट्रायल बैलेंस में हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि क्रेडिट और डेबिट 2 साइड्स होती हैं जिसके अंदर तमाम किस्म के अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, चाहे वो परमानेंट अकाउंट्स होते हैं, और उनके डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। यहाँ से हम शुरू करते थे। इस ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। अगर थोड़ा सा आपको मैं वो भी याद करवाऊँ, उसकी शक्ल कुछ ऐसे होती थी, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर हम लोग लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, उसके अलावा जितने भी डायरेक्ट रेवेन्यू, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो यहाँ पे आ जाते थे, परचेजेस वगैरह सारी आती थी। यहाँ पर डायरेक्ट रेवेन्यूज आते थे, सेल्स वगैरह, और फिर क्लोजिंग स्टॉक आता था, और जो इसका बैलेंस होता था वो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की शक्ल में यहाँ पे आता था। और फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ नीचे ले आते होते थे। ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, और इधर इनडायरेक्ट रेवेन्यू अगर कोई होता था तो वो लिखते थे, और फिर इसका टोटल करते थे, और जो यहाँ पे बैलेंस हमारे पास आता था
उसे हम लोग कहते थे ये हमारा नेट प्रॉफिट है। ऐसे ही है, कुछ याद आया आप लोगों को? अब ये नेट प्रॉफिट हम बैलेंस शीट में ले जाके कैपिटल में ऐड कर देते थे। ये एक सोल ट्रेडर के लिए हम काम करते थे। इस प्रॉफिट को फर्दर कहीं भी कोई किसी किस्म की तकसीम करने की ज़रूरत नहीं पेश आती थी। क्यों? क्योंकि ये फ़र्द वाहिद का प्रॉफिट होता था, उसी एक शख्स का प्रॉफिट है, उसे मज़ीद इसकी किसी किस्म के हिस्से करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि पार्टनरशिप के बिज़नेस में एक शख्स जो है वो अकेला नहीं होता, बल्कि इस प्रॉफिट को बांटने वाले 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। अब इस प्रॉफिट के जो हिस्से करने हैं, उस हिस्से करने के लिए हमें एक अकाउंट की ज़रूरत होती है कि वो कहाँ हिस्से किए जाएं इसके, और वो हिस्से क्या ऐसे ही कर दिए जाएं, बराबर बराबर बांट दिए जाएं, या वैसे ही जिसका जितना दिल करे वो उतना ही लेके जाए? नहीं, बल्कि हमें इसके हिस्से करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द डीड, जो उनके दरमियान मुआहिदा हुआ है उसके मुताबिक इसको आगे फर्दर इसके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और इसी तकसीम को चूँकि हम लोग डीड के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इसको जो नया अकाउंट बनता है हम कहते हैं कि ये अप्रोप्रिएटली डिवाइड हो रहा होता है। तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर लफ्ज़ एप्रोप्रिएशन जो है ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इस अकाउंट की बात कर लेते हैं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही एक्सटेंशन है। अगर ये इसी की एक्सटेंशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल चीज़ें जो आइटम्स होते हैं वो इसमें दर्ज किए जाते हैं, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जो नेचर है ये भी क्या होगी? ये भी नॉमिनल नेचर का होगा, इसकी नेचर भी नॉमिनल होगी, और ये प्रॉफिट एंड लॉस की एक जो है वो एक्सटेंशन है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी कह सकते हैं, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन का लफ्ज़ नहीं यूज़ करते, हम एप्रोप्रिएशन का करते हैं। इस वजह से ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तकसीम। तकसीम अगर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट हो रही होगी तो ये अप्रोप्रिएटली तकसीम होगी। एप्रोप्रिएशन इसी वजह से इसको कहते हैं कि बंदर बांट नहीं है, बल्कि एक एग्रीड फार्मूले के मुताबिक इसकी तकसीम हो रही है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि इस नेट प्रॉफिट को यहाँ से उठाया जाता है, जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आता है, इसी तरीके से ये यहाँ पे आ जाता है, ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे ले आते होते हैं। अब इस प्रॉफिट में से देखते हैं कि क्या सारा तकसीम करना है, या बिज़नेस ने अपनी नीड के मुताबिक किसी किस्म के कुछ रिज़र्व्स मेंटेन करने हैं। अगर रिज़र्व्स मेंटेन करने हैं तो वो कुछ हिस्सा जो रिज़र्व्स की शक्ल में रखा जाएगा वो यहाँ लिख लिए जाएंगे, रिज़र्व्स यहाँ आ जाएंगे। फिर देखा जाएगा कि इसके अगेंस्ट कोई चार्ज, जिस तरीके से ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये भी तो चार्ज होते हैं ना अगेंस्ट द रेवेन्यू। अब प्रॉफिट के अगेंस्ट कोई चार्ज, यानी जो पार्टनर ले रहा है, जैसे इंटरेस्ट कैपिटल पे ले रहा है, लोन पे इंटरेस्ट ले रहा है, जैसे वो उसकी सैलरी कमीशन या बोनस ले रहा है, ये सारे चार्ज हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से वो हिस्से ये लेते हैं, तो वो सारे भी यहाँ पर लिखे जाएंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई तय हुआ है तो वो यहाँ पे आएगा। अब जितने पार्टनर हैं उन सब का होगा, मसलन ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, 2 पार्टनर हैं तो 2 आ जाएंगे, 3 हैं तो 3 आ जाएंगे। इनके इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड करके फिर यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर का लोन है, किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा, वो भी यहाँ पे आएगा। अगर किसी शख्स ने एक्स्ट्रा काम किया है, पार्टनर ने, उसको सैलरी उसकी तय हुई थी, सैलरी या कमीशन तय हुई थी, या कोई बोनस तय हुआ था, वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। और जो बाकी रकम बचती है वो उनके दरमियान में प्रॉफिट जो है वो शेयर हो जाता है, जो हिस्सा होता है उसका वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट बिजनेस चार्ज कर रहा है तो वो भी यहाँ पे अपना इसको इनकम, अपनी रेवेन्यू जो है वो बनाएगा। तो जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है वो उससे वो पैसे लिए जाएंगे, नेट प्रॉफिट में ये जमा करके ये वाले माइनस करेंगे, जो बाकी बच जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहलाएगा, और उसको एक एग्रीड रेशो के साथ हम उनमें डिवाइड कर देते होते हैं।
तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जिसके अंदर हम उस साल के नेट प्रॉफिट को अप्रोप्रिएटली डिवाइड करते हैं। मुख्तलिफ जो हिस्से बने हुए होते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशो, जो हमारे पास एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड, उसके मुताबिक इसको तकसीम करते हैं। इसमें प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड पे आती है, नेट प्रॉफिट यहाँ से काम शुरू होता है, और जितने भी उसके हिस्से बनने हैं वो सारे डेबिट साइड पे आएंगे। यानी आप यूँ समझें कि बिज़नेस के ये पैसे अब देने हैं, तो जिधर जिधर पैसे दे रहे हैं, रिज़र्व्स में दे रहे हैं, इंटरेस्ट की शक्ल में दे रहे हैं, पार्टनर के लोन को इंटरेस्ट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, या उनको बतौर प्रॉफिट हिस्सा दे रहे हैं, वो सारे डेबिट साइड पे आ जाएंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो आज का लेक्चर जो था वो फंडामेंटल्स के हवाले से था, और इसके अंदर हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन सीखी, उसके फीचर्स, जर्नल फीचर्स देखे, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड हो तो कैसे करते हैं, पार्टनरशिप डीड